नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के केसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज नवाबगंज के नंदिनी महाविद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह में उन्होंने विभिन्न विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने देश की भावनाओं का सम्मान किया है और पाकिस्तान से ट्रॉफी न लेना सही कदम था, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता है। पूर्व सांसद ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो किसी क्षेत्र में माहिर नहीं है, सिर्फ बम फोड़ने में आगे है। वही बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अब किसी भी राज्य में अपने बलबूते चुनाव नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी के लद्दाख वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ये उनके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन इससे लद्दाख को आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट अब वहाँ जाना कम कर रहे हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच ही ना हो, ऐसे कुछ लोगों के विचार आ रहे हैं। लेकिन जो खेल स्पिरिट है या खेल की जो पहली शर्त है, उसमें आप किसी देश के खिलाड़ी को अपने यहाँ आने से नहीं रोक सकते। खेल का आवंटन भी इसी शर्त पर होता है और खेलना ये खेल स्पिरिट की पहचान है। खेलना जरूरी है, इसलिए हमारे देश के खिलाड़ियों ने खेला और पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया, लेकिन उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली। वो ट्रॉफी किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष से या किसी सम्मानित व्यक्ति से या खेल से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से दिला सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान के हाथों ट्रॉफी लेना हमारे खिलाड़ियों ने उचित नहीं समझा। उन्होंने हमारे देश की जो जन भावना है उसका आदर किया है, इसलिए मैं उन खिलाड़ियों की सराहना करता हूँ। भारतीय पहलवान सूर्य कुमार ने कहा जो पैसा मिलेगा हम पहलगाम के पीड़ितों को देंगे। पहलवान नहीं, खिलाड़ी। क्रिकेटर ने कहा कि हम उनको देंगे। अब पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, कप्तान है सलमान आगा, उन्होंने कहा है जो भारत के हमले में हमारे यहाँ जो आतंकवादी मारे गए हैं उनकी हम मदद करेंगे। यही पाकिस्तान का चरित्र है और इसीलिए हमारे खिलाड़ियों ने उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली। वो अगर पैसा पाएंगे तो आतंकवादियों की मदद करेंगे, हम अगर पैसा पाएंगे तो हमारे खिलाड़ी पीड़ितों की मदद करेंगे। पाकिस्तान के चरित्र में और भारत के चरित्र में यही अंतर है। ये मोदी ने कहा कि हर जगह ऑपरेशन सिंदूर है, चाहे मैच का मैदान हो चाहे जंग का मैदान हो। फिर हमने दिखा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी। देखिए, पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है, हमारे सामने कहीं टिकता नहीं, न खेल में, न पढ़ाई लिखाई में, कहीं वो टिकता नहीं है। केवल एक जगह वो टिकता है, बम फोड़ने। बम फोड़ने में उसको महारत हासिल है। आज उनके यहाँ त्राह त्राह मचा हुआ है, वहाँ की जनता परेशान है। आम जो जरूरत है उसके लिए वहाँ की जनता परेशान है, उसके लिए उनके पास बजट नहीं है, लेकिन आतंकवादियों की मदद करने के लिए उनके पास बजट है। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, नहीं, लेकिन जब इंडिया जीत गई, अब उसकी बधाई भी नहीं देते दिख रहे हैं। देखिए, खेल की पहली शर्त यही होती है कि आप किसी भी देश को अपने यहाँ आने के लिए वीजा देने के लिए बाध्य हैं। दूसरी शर्त होती है कि ऊंच के नाम पर, नीच के नाम पर, जात के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजाक के नाम पर आप किसी के साथ खेलने से इनकार नहीं कर सकते। तो वो जो शर्त है खेल की, उस शर्त को हमारे खिलाड़ियों ने पूरा किया, और पूरा नहीं किया, वो खेलना जरूरी था।
नहीं तो यही लोग जो आज मुंह छिपाए हैं, जो बोल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, जो लोग कहते थे कि पहले नहीं खेलना चाहिए और आज जीत की बधाई नहीं दे रहे हैं, यही लोग कहते कि भारत हार के डर से भारत के खिलाड़ियों ने नहीं खेला। इसलिए भारत के खिलाड़ियों को खेलना जरूरी था और जीतना जरूरी था, और ट्रॉफी का जो किसी व्यक्ति के हाथ से लेने से बहिष्कार किया, वो हमारे देश की जनभावना की कर रहे हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री और गौर छठीपदीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत महानिशा पूजा का विशेष अनुष्ठान संपन्न किया। गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्तिपीठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रों और दुर्गा सप्तशती के पाठ के बीच महानिशा हवन माँ दुर्गा और राम लक्ष्मण सीता कृष्ण गौ माता नवरात्र ग्रह और त्रिशूल पर्वत और ज्योतिर्लिंगों की पूजा की और मुख्यमंत्री ने लोक मंगल की कामना के साथ हवन वेदी पर उगे जौ के पौधे को काटकर मां आदिशक्ति को अर्पित किया। इससे पहले सीएम योगी कुसुमही जंगल में स्थित बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और अपनी गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर शीश नवाया। बुधवार 1 अक्टूबर को महाअष्टमी के अगले दिन महानवमी पर योगी आदित्यनाथ मां सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे और कन्या पूजन का भी विशेष आयोजन होगा। इस दौरान गोरक्ष पीठाधीश्वर परंपरा के अनुसार कन्याओं के पांव पखारकर उन्हें भोजन दक्षिणा और उपहार देंगे। वही 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक शोभा यात्रा की भी मुख्यमंत्री अगुवाई करेंगे और शोभा यात्रा के समापन मान सरोवर रामलीला मैदान में होगा, जहां प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासंवेदा प्रीत्यर्थे हवने विनियोगाः। ओम ऐं हृदयाय नमः ह्रीं शीर्षे स्वाहा क्लीं शिखाय वषट्। ओम चामुंडाय ओम ऐं हृदयाय नमः ह्रीं शीर्षे स्वाहा क्लीं शिखाय वषट् चामुंडाय कोचायं विच्चेन त्रत्याय वषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चेस्त्राय फट्। ओम नमः चंडिकाय स्वाहा 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 स्वाहा। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक विवादास्पद मामला सामने आया है, जहां रेलवे स्टेशन परिसर से राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को हटाए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। राष्ट्रीय समता दल ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान बताते हुए रेलवे प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर रेलवे बोर्ड का ज्ञापन भी सौंपा है और अशोक स्तंभ को दोबारा स्थापित करने की मांग की है। बलिया रेलवे स्टेशन परिसर में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को हटाए जाने पर राष्ट्रीय समता दल ने तीखा विरोध जताया है। दल के नेताओं का कहना है कि यहां प्रत्येक देश की शक्ति, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और इसे हटाना एक दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड नई दिल्ली से स्तंभ को दोबारा स्थापित करने की मांग की है। उनका कहना है कि 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय समता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, आगे सुनिए। मेरा नाम संजय दीप कुशवाहा है और राष्ट्रीय समानता दल उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।
आज आप लोग कहाँ पे आए हुए हैं और क्या मामला? आज हम लोग जो है बलिया रेलवे स्टेशन परिसर में जो बरसों से अशोक स्तंभ स्थापित था, रेल प्रशासन द्वारा उस राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को वहां से हटा दिया गया है और उसका विरोध करने और पुनः राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को स्थापित करने की मांग को लेकर हम लोग बलिया स्टेशन अधीक्षक से मिले हैं, बात किए हैं, उनको अपना पत्रक दिए हैं और जल्द से जल्द ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, यह राष्ट्रीय चिन्ह लोगों में सद्भावना, शांति का संदेश देता है, साहस का संदेश देता है और जो वर्षों से आज़ादी के तुरंत बाद से वो लगा हुआ था, उस राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को रेल प्रशासन द्वारा हटाना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है जो, और यह दुर्भावना के साथ हम सभी लोग उसका कड़ा विरोध करते हैं और पुनः उस अशोक स्तंभ को जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको स्थापित करने की मांग करते हैं। अगर नहीं होता तो अब अगला रणनीति आप लोगों की क्या? अगली रणनीति के तहत तभी हम इनको मांग पत्र दे रहे हैं, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई है, जो काम है, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, ये सभी काम हम सब लोग करेंगे और अशोक स्तंभ पुनः स्थापित होने तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब ये तो रेल प्रशासन बतलाएगा। आप लोगों से क्या बता रहे हो लोग? हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि दुर्भावना पूर्ण तरीके से उन्होंने हटाया है। अब क्या दुर्भावना है रेल प्रशासन के लोग बतलाएंगे। मेरा आरोप है, मेरा आरोप है जो राष्ट्रीय प्रतीक के साथ इस तरीके का अपमान होगा जो। सीताराम प्रधान जी राष्ट्रीय समानता दल के जिला अध्यक्ष हैं और जो ये हम लोग ज्ञापन दिए हैं, ये बहुत पहले से जो है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ लगा था और उसको जो है हटाया गया है। ये राष्ट्रीय चिन्ह जो है आज से नहीं, जो है ये 250 वर्ष पहले का जो है ये निशान है, अशोक सम्राट के ज़माने का निशान है। उस निशान को जो है आज भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जो है इसको स्थापित किया गया है और इससे जो है कोई चाहे कि भारत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो ये होने वाला नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह कभी मिटेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के बरेली दंगे के बाद अब पुलिस प्रशासन का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। सोमवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष और मौलाना ताकिर राजा के करीबी नदीम खान के गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि नदीम खान के पास से वह वायरलेस सेट बरामद हुआ जिससे दंगे के दौरान एक पुलिसकर्मी के छीना गया था। एसएसपी अनुराग आर्या ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया है कि नदीम खान दंगे की बड़ी साजिश का हिस्सा था और वह पुलिस की रणनीति सुनने के लिए वायरलेस हैंडसेट का इस्तेमाल कर रहा था। अब तक 55 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और कार्रवाई लगातार जारी है और बरेली दंगे की आग भड़काने वाले पर अब पुलिस का डंडा बरसने लगा है और सोमवार को आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से वायरलेस हैंडसेट बरामद हुआ है और जिससे उसने दंगे के दौरान एक पुलिसकर्मी से छीना था और एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि नदीम खान और उसके साथियों ने सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाए और व्हाट्सएप ग्रुप वह लेटर हेड के जरिए लोगों को भड़काया। दंगे के दौरान पुलिस और जनता को गुमराह करने की पूरी योजना बनाई गई थी। अब तक 55 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई आरोपी कैमरे के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते नजर आए, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। सुनिए। दिनांक 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना में पुलिस के द्वारा 10 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस टीमों के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों का आइडेंटिफिकेशन
और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देकर गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। इस क्रम में आज कुल 28 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें थाना कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना बरादरी की टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो थाना कोतवाली के द्वारा 13 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। मुस्तकीम पुत्र तस्लीम, जफरुद्दीन पुत्र निशामुद्दीन, मोहम्मद इमरोज, मुसारिफ शेख, शमशेर रजा, मोहम्मद उवैस, राहिल, मोहम्मद साजिद, समीर, मोहम्मद जिशान, फैसल, तौहीद खान, फरमान और नदीम खान। इसके साथ साथ थाना बारादरी टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है उम्मेद, मुस्तकीम, अरबाज, कलीम, मोबिन, नाजिम रजा खान, मोहसिन, शाकिब, रफीक, जैनुल, तौहीन, फैसल, मोबिन, अरशद और सुभान। इसमें सबसे प्रमुख गिरफ्तारी जो इस पूरी घटना के प्रमुख साजिशकर्ताओं और घटना को कारित करने वाले लोगों में से एक है नदीम खां पुत्र केसर अली, निवासी बिहारीपुर, करोलान, थाना कोतवाली। इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पुलिस ने उस घटना में पुलिस की पेट्रोलिंग यूनिट से छीना गया एक हैंडसेट मोटरोला कंपनी का बरामद किया है, जो इसने घटना के दौरान पुलिस की टीम से छीना था, वो इसके पास से बरामद हुआ है। एक अन्य अभियुक्त जफरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक अवैध असला भी बरामद किया गया है, जो संभवतः घटना के टाइम जो फायरिंग की घटना की गई है उसमें यह अभियुक्त शामिल था। इसके पास से वो बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तों से पूछताछ की गई। इन्होंने अपनी घटना में शामिल होने को स्वीकार करते हुए ये बताया है कि पहली रात से ही व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजिंग इनको स्टार्ट हुई थी कि जो एक अपील जारी की गई थी कि आपको मौके पे नहीं आना है। इस्लामिया ग्राउंड इंटर कॉलेज की कोई परमिशन प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। इस्लामिया कॉलेज जो है उसके द्वारा भी परमिशन इसकी नहीं दी गई थी। उसके बावजूद रात के समय देर रात में इनको मैसेजिंग की गई कि वहां पर इकट्ठा होना है। इस तरह की मैसेजिंग के बाद ये धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब ये वायरल होने लगा, इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोगों के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए पुलिस टीम पहले से सतर्क भी थी और हम लोगों के द्वारा पर्याप्त डिप्लॉयमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था। जो नदीम खां इसमें गिरफ्तार हुआ है, इसका महत्वपूर्ण रोल प्रकाश में आया है। इसने बताया है कि पहले दिन जो अपील जारी की गई थी, जिसमें लिखा गया था, एक लेटर हेड पे अपील जारी की गई थी जिसमें नदीम खान के साइन थे और डॉक्टर नफीस, इन दो लोगों के साइन थे। एक तीसरा व्यक्ति लियाकत खां के साइन थे। लियाकत इनकी पार्टी का एक पदाधिकारी है, लेकिन इन दोनों के द्वारा लियाकत का फर्जी साइन करके और वो लेटर हेड इनके द्वारा जारी किया गया था। ये इन्होंने बताया है पूछताछ में, प्राथमिक पूछताछ में। इसको क्रॉस चेक कराने के लिए हम लोगों ने लियाकत के लिए भी अपनी टीम लगाई है, वो हिरासत में लेके इसको क्रॉस चेक करेंगे। ये अपील जारी करने के बाद नदीम के द्वारा आईएमसी के व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 1:30 बजे के आसपास ये सूचना प्रसारित की गई कि जो अपील जारी की गई है उस अपील का फोटो डालते हुए ये सूचना प्रसारित की गई कि ये अपील पे हम लोगों के सिग्नेचर नहीं है और ये सिग्नेचर फर्जी है। तो ये पुलिस और पब्लिक दोनों को गुमराह करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। हमारी जो मीडिया सेल थी, साइबर सेल थी, इनके पास ये तत्काल सूचना आ चुकी थी रात के टाइम ही, और हम लोगों ने उसी टाइम इस पर काम करना शुरू कर दिया था। जिस व्यक्ति ने साइन करके अपील 2-2.5 घंटे पहले जारी की है, मीडिया हाउसेज को भेजी है, प्रिंट मीडिया को भेजी है, वही व्यक्ति अपना जो इन हाउस व्हाट्सएप ग्रुप है संगठन का, उस ग्रुप पे अपने मोबाइल नंबर से ये लिख रहा है कि ये अपील फर्जी है और इस पे हम लोगों के सिग्नेचर नहीं है। तो इस तरीके से इनके द्वारा पुलिस प्रशासन और पब्लिक तीनों को गुमराह करके और इस घटना में लोगों को प्रतिवाद करने के लिए उकसाने का प्रयास किया गया। उनके साथ कुछ और भी अन्य साथी इस पूरी प्लानिंग में शामिल थे। उन लोगों के भी नाम हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश में आए हैं, उनको भी हम लोग अतिशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। इसके साथ साथ और भी जितने अभियुक्त हैं, इसमें 2 तरह के बेसिकली अभियुक्त हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रह के इस साजिश को अंजाम देने में लगे हुए थे और जिनके द्वारा ये साजिश रची जा रही थी, और ऐसे लोग जो मौके पे आके जिनके द्वारा पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ नियम कानून को तोड़ा गया, पथराव किया गया। इन सभी की गिरफ्तारी हम लोग लगातार कर भी रहे हैं और आगे भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई आज जानेंगे कितने लोग गिरफ्तार हुए सर। आज जो पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई, कितने लोग सर अब तक गिरफ्तार हुए हैं? 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद में कुछ लोगों द्वारा उपद्रव किया गया था। इस प्रकरण में टोटल 10 FIR दर्ज की गई थी। इसमें कल टोटल 12 लोगों को, ऐसे उपद्रवियों को जेल भेजा गया था। आज
कोतवाली थाना क्षेत्र से 13 लोगों को और बारादरी थाना क्षेत्र से 2 लोगों को ऐसे उपद्रवियों को जेल दिया गया। सर और भी कुछ आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, 10 मुकदमे हैं और जितने लोग इसमें चिन्हित होंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा। CCTV कैमरा के माध्यम से हमारे ड्रोन जो एक्टिव थे उनकी विजिट्स के माध्यम से, मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से सभी लोगों को जितने उपद्रवी हैं सभी को चिन्हित करके इनकी कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरे सामने बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में संचालित कुछ मदरसों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार का कहना है कि ऐसे कोई भी मदरसे अब नहीं चलेंगे जिनकी मानसा सनातन, जैन, बौद्ध और सिख बच्चों के धर्मांतरण हो। बसपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस संबंध में तीखा बयान देते हुए कहा कि ऐसे मदरसों में अब ताले लगा दिए जाएंगे और जो मुल्ला मौलवी इसके पीछे पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी धार्मिक एजेंडे के तहत बच्चों का धर्मांतरण करने की मानसा रखने वाले मदरसों को बंद किया जाएगा। सरकार ने सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। मानवाधिकार आयोग को भी इन मदरसों के खिलाफ शिकायतें मिली है और आयोग ने भरोसा दिलाया है कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इन घटनाओं को लेकर टीका हमला बोला और चेतावनी दी है कि जो भी मौलवी इसके पीछे है उन्हें कानून का सख्त सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस का वो संगठन सृजन कार्यक्रम है। कांग्रेस में मूल रूप से इसी तरह संगठन का सृजन होता है। बैठक होती है, झगड़े होते हैं, मंच टूटता है, एक दूसरे को मंच से नीचे फेंकते हैं, कुर्ते पजामा फटते हैं और जितनी बैठकों में ज्यादा अच्छी लड़ाई होगी कांग्रेस उतनी मजबूत दिखाई देती है। इसलिए उनका संगठन सृजन अभियान की अब अगर सच पूछो तो शुरुआत हो गई है। जिस तरह अरुण यादव जी बोले हैं, एक वो कमलेश्वर पटेल बोले हैं, दिग्विजय सिंह जी के बारे में इंदौर के जिला अध्यक्ष जी बोले हैं और जहां जहां जो अब धीरे धीरे है ना, ये संगठन सृजन कांग्रेस का जो मूल मंत्र अब शुरू हुआ है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। दिग्विजय सिंह इंदौर पढ़ाया जा रहा है। देखिए, जो मानव अधिकार आयोग के पास जो शिकायत आई है, मैं समझता हूं मानव अधिकार आयोग उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना ये न्याय उचित नहीं है और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थितियां और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी को डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों को या जैन, बौद्ध या सिख बच्चों को वहां पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए, कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगा। सर एक और अब जमीन पे काम जीतू पटवारी जी को जब पता चलेगा, जब वो सड़क पे प्रदर्शन करेंगे, वो सड़क पे प्रदर्शन जब होगा वो टूट फूट करेंगे तो पुलिस प्रशासन उनको रोकेगी और व्यवस्था करेगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम चल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का सारा काम जमीन पर चलता है जीतू पटवारी जी, कांग्रेस जमीन पर नहीं चल रही, उसकी फजीयत आप देख रहे हो। हाँ, निश्चित रूप से ये तो वहां के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि दिग्विजय सिंह आते हैं, बिना बुलाए आते हैं, बुरे बुरे गीत गाते हैं, हिंदू मुस्लिम तनाव करते हैं, कांग्रेस को की फजीयत होती है। क्या विषय चल रहा है, क्या सब्जेक्ट चल रहा है, दिग्विजय सिंह को तो बस केवल ये समझ में आना चाहिए कि सनातन का विरोध करने का कौन सा तरीका हो सकता है। जो भी तरीका हो सकता है, दिग्विजय सिंह वो तरीका छोड़ते नहीं है, उस तरीका को अपनाने के लिए तैयार है, चाहे वो तरीका पाकिस्तान दे, चाहे वो तरीका कोई दूसरा देश दे, चाहे ISI के एजेंट दे। दिग्विजय सिंह उन तरीकों के आधार पर सनातन का विरोध करने के लिए तैयार हैं और अब दिग्विजय सिंह जी की फजीयत किसी और ने नहीं कराई बल्कि कांग्रेस इंदौर के जिला अध्यक्ष ने ही की है। मैं उनको बधाई देता हूं। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहूंगा, जो खेती किसानी करते हैं, जो अपनी फसल मंडियों में या जहां खरीद केंद्र है वहां बेचते हैं, उन फसलों के बेचने के बाद जो भावांतर का रेट है उनको मिलता है कि नहीं? अगर मिलता है तो थोड़ी सी नवरात्रि में
इतनी ईमानदारी रखें कि मध्य प्रदेश सरकार का जो भावांतर का लाभ मिल रहा है उसको बताएं। एक एक किसान को एक एक क्विंटल पर 500-500, 700-700 रुपए का भावांतर का लाभ दे रही है। ये हमारी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और ये मोदी जी की कृषि नीति है कि किसानों का कल्याण कैसे हो सके और किसानों के फसल का उचित दाम कैसे मिल सके, इस पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार वचनबद्ध है और निरंतर काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी भारत।